वेलकम बैक नाज़रीन। इस प्रोग्राम के हिस्से में बातचीत करेंगे सेनेट इलेक्शन और केपी और पंजाब में जो हुकूमत की तरजीहात हैं। इस वक्त तक दोनों चीफ मिनिस्टर्स बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, बयानात भी उनके हमें बहुत नज़र आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल साहब, और पेशावर से फरीदुल्ला साहब हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं फरीदुल्ला साहब आपकी तरफ ज़रा पहले आ जाता हूँ, क्योंकि ये केपी और बलूचिस्तान में जो सेनेट का वोट है बड़ा कीमती होता है बलूचिस्तान में भी, और इधर हमेशा ये तारीख़ रही है कि सेनेटर्स ने ख़रीदा है, बहुत से लोगों ने बड़े महंगे महंगे वोट बेचे हैं। तो इस दफ़ा बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद नहीं, इस दफ़ा वो काम नहीं होगा। अभी तक चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ या बाकी सदर का इलेक्शन हुआ, तो उसमें उतने ही वोट आए हैं जितनी पार्टी पोजीशन थी। तो आपको लगता है कि सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ होगा और केपी असम्बली से जो पार्टी पोजीशन के मुताबिक ही पार्टियों के सेनेटर मुंतखब होंगे, या इस दफ़ा भी सरप्राइज मिल सकते हैं? बहुत शुक्रिया खालिद जमी साहब। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह जो है जो इक़्तिदार में जो पार्टी है, तो लीडरशिप की फुक़दान की वजह से, और आपने देखा कि इख्तिलाफ़ात आ रहे हैं और आज फिर से वही बात दोहराई गई कि माज़ी में जो पीटीआई की यहाँ हुकूमत थी, उसमें करप्शन हुई बहुत ज़्यादा और खरबों रुपए की करप्शन हुई। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ इस बार जो सेनेट के इंतख़ाबात हैं, वो उसी तरह शफ़ाफ़ नहीं होंगे जिस तरीके से लीडर ऑफ द हाउस या फिर अपोजिशन लीडर या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हुए थे, तो उसमें तो एक आध वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन सेनेट के इंतखाबात है, उसके लिए अभी से एक तरह से राब्ते और जोड़ तोड़ जिस तरीके से लोगों को वो करना है, राजी करना है, तो अभी से शुरू हुआ है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन से पहले पहले ये वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ से कौन सी जमात कितने वोट उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें इस दफ़ा चूंकि पार्टी लीडरशिप नहीं है और उसी तरीके से स्टेबल हुकूमत वो नहीं है, जबकि अपोजिशन भी स्कैटर्ड है, उनका इसमें भी वो नहीं अच्छा, है आप राब्ते। समझते हैं कि ये इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन से पहले जो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, उसके नतीजे में हलफ उठा लेंगे जो लोग नहीं उठाए थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग जेयूआई के? स्पीकर इस मूड में है या लंबा खींचने के मूड में है? खालिद जमी साहब लगता नहीं है, क्योंकि वो लंबा खींचने के मूड में है। और अब आने वाला जो वो है बजट की तैयारी है, उसके हवाले से ये जो अगले 4-5 महीने हैं जो बाकी रहते हैं, 3 महीने, उसकी तैयारियों में है। माली बहरान का सामना है इन्हें, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा, बल्कि ये मुमकिन ही नज़र नहीं आ रहा। पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामलात हैं, वो जल्दी हल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं। ये अपील में भी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज़ और ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आपने करप्शन के हवाले से बात की, शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट था, और उन्होंने महमूद खान के बारे में कहा कि एक एक उसने जो वो लीज़ पे ली हुई हैं काने, और इससे इतने इतने लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि ये परवेज़ खट्टक और महमूद खान पीटीआई से अलग हो गए हैं, तो इसलिए भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, या ओवरऑल पूरी काबीना और सारे तनाजुर में इसको देखा जाएगा? देखिए, 3-4 जो बड़े स्कीम्स हैं, वो तो ऑलरेडी मतलब चल रहे थे। एहतसाब कमीशन, मालम जबा प्रोजेक्ट जो था, बीआरटी का, खैबर बैंक का, और बिलियन सुनामी ट्री का, ये 4-5 तो ऑलरेडी ये जो केसेस हैं वो चल रहे थे। और इस हवाले से यही बात सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं, बल्कि अपोजिशन भी, अपोजिशन के अलावा पीटीआई के अपने लोग भी इस हवाले से वो कहते रहे कि इसमें करप्शन हुई है। लेकिन इसकी जो तहकीकात हैं, वो जिस तरीके से एहतसाब कमीशन एक को वाइंड अप किया, और फिर जो मालम जबा का वो है स्कैंडल है, वो भी एक तरफ हो, खैबर बैंक का भी कुछ न बन सका। तो जितने भी बड़े वो है करप्शन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी सबूत और उसकी तहकीकात उस हद तक ना हो सकी जो जिस तरह से होने चाहिए थे। ज़रा उमर दराज गोंदल, आपकी तरफ आ रहे हैं हम। ये सेनेट पोजीशन जो है कि पंजाब असम्बली के अंदर सूरत हाल एज़ पर पॉलिसी जो नंबर है वैसी रहेगी, या
वहाँ पे आप वो सरप्राइज़ दे सकते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी मरकज़ में और जो अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि पैसे दे के वोट ख़रीदे थे, तो पीटीआई का वो जो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कायम दायम रहेंगे या यहाँ पर भी कोई तोड़ फोड़ हो सकती है? अच्छा सर, पंजाब में जो नंबर गेम है अगर उसको देखा जाए तो 48 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं जिन्होंने कल तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ज़ाहिर है 12 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर लेके आ रहे हैं। सनम जावेद जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्त के ऊपर है। हामिद खान और जुल्फी बुखारी जनरल सीटों के ऊपर आ रहे हैं। और अगर नंबर गेम देखी जाए तो इस वक्त जो हाउस के अंदर नंबर है उसके अकॉर्डिंगली तहरीक इंसाफ की सीटें भी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 3 से 4 ही बनती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने यहाँ पे जो सीटें हैं जिसमें तलाल चौधरी हैं, नासिर भट्ट हैं, उनको टिकट्स दिए हैं या टेक्नोक्रेट्स के ऊपर जो बाकी लोग आए हैं तो उनकी 5 से 6 सीटें बनती हैं। अगर नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो वो उस ऐवान में से मुंतखब करा सकते हैं। पीपल्स पार्टी एक सीट निकाल सकती है, मखसूस सीटें उनके पास हैं या जो जनरल सीटें वो जीत के आए हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें इत्तेहादी जमातों की, चूंकि आप जानते हैं कि तरजीह बुनियाद के ऊपर आपने वोट डालना होता है। सेनेट के अंदर आपके गोल्डन नंबर जब अचीव हो जाता है एक सेनेटर के लिए तो वोट अगले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है जिसके ऊपर आपने तरजीह लिखी होती है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से एक सीट तवक्को रखती है कि उसकी सीट निकल आएगी। लेकिन असल मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब आजाद हैसियत में उम्मीदवार हैं और आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी आने का मतलब ये है कि वो जीतेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास और। लेकिन वो किन एमपीज की बुनियाद के ऊपर जीतेंगे, क्योंकि 52 के करीब आपको वोट चाहिए पंजाब असेंबली के अंदर जो इस वक्त 366 के ऐवान में है। तो अगर 52 अरकान का आपको वोट लेना है तो वो 52 अरकान कौन से हैं? क्या इतने तो पीपल्स पार्टी के पास हाउस में है ही नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि वो उनकी उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है वो उनकी उम्मीदवार नहीं है, मोहसिन नकवी भी यही कह रहे हैं मैं आजाद उम्मीदवार हूं। तो वो वोट किसका लेंगे? वो मुस्लिम लीग नून का वोट लेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनका क्या बनेगा, उनमें से कौन ड्रॉप होगा? या फिर पीपल्स पार्टी है, या फिर क्या उनकी नजरें इस के ऊपर है कि वो जोड़ तोड़ कर लेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं उनका वोट ले लेंगे? तो क्या फिर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम होगी? तो गेम इंटरेस्टिंग असल में पंजाब में है और पंजाब में देखना पड़ेगा कि कौन किस तरफ स्लिप होता है। और उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग तो आप जब फैसला आ गया तो उसके बाद तो वो वैसे ही अब आजाद हैसियत में तस्वुर किए जा रहे हैं। तो वो जो उनकी दूसरी नाअहली वाली सूरत हाल है वो भी नहीं, और ये फिर होता भी खुफिया रायशुमारी के जरिए है। आप जानते हैं पहले भी जब सरप्राइजेस आए और इवन तहरीक इंसाफ का अपना भी तजर्बा यहाँ पे आपको याद होगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब वैसे आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो आजाद हैं इतने? मैं वो कह रहा हूँ कि असल वो तो आजाद है, लेकिन जिन्होंने वोट डालना है वो आजाद है कि नहीं ये हमें उस दिन पता चलेगा। मैं आपको मिसाल दे रहा था चोरी सर्वर वाली। जब चोरी सर्वर सेनेटर आए थे तो उस वक्त नंबर गेम उतनी नहीं बनती जितनी रिक्वायर्ड थी, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि मुझे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट दिया है और उनके मुताबिक वो जाती बुनियाद के ऊपर वोट पड़ा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि वोट क्या इस पर क्लेम जाती बुनियाद के ऊपर होता है या फिर जो सेनेट के इलेक्शंस में आम तौर पे कहा जाता है पैसा चलता है, जोड़ तोड़ होती है, सब कुछ होता है, उस बुनियाद पे होगा। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो है वो नजरें पंजाब, लेकिन जो निगरान दौरे हुकूमत रहा है मोहसिन नकवी साहब का और जो पीटीआई ने ये दौरे हुकूमत भुगता ही है, वैसे गुजारा क्या है, तो उसके नतीजे में पीटीआई के लोग क्या नकवी साहब को वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, अगर तो खालिद साहब ये होता ओपन वोटिंग तो फिर तो मैं आपको कहता कि जाहिर है कि वो वोट नहीं करेंगे, उनको भी पता है। लेकिन खुफिया राय शुमारी में आप देखते हैं कि कोई पता नहीं होता। लेकिन एक बात जिस तरह आप कह रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा वाली फरीदुल्लाह साहब से बात कर रहे थे, हमने देखा है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बाकी इलेक्शंस हैं वोट बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं हुए। अगर तहरीक इंसाफ के जितने वोट थे उनके अरकान ने उतने ही वोट लिए। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर के मामले के ऊपर भी नून लीग का वोट उतना ही पड़ा, मुस्तरद या ना एक अलग बात है, लेकिन वोट वहां पे टूटा नहीं है, वो भी खुफिया राय शुमारी ही थी। तो तवक्को अब तहरीक इंसाफ तो यही करेगी वोट नहीं टूटेगा, लेकिन ये तो उस दिन पता चलेगा जब शाम को नतायज आएंगे। अच्छा, एक फरीदुल्लाह साहब जरा भाई आ जाते हैं कि ये इससे निकल के कि अब तरजीहात की तरफ जो है कि अमीन गंडापुर साहब ने जो पहली तकरीर की थी कायदे अवान मुंतखब जब हुए थे तो वो तो बड़ी धुआंधार किस्म की थी, तो उसके कुछ आपको असरात या उसके अमल दरामद के हवाले से कुछ इकदाम आपको नज़र आए हैं?
जी हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ौरी तौर पर, एक तो ये था कि यकम रमज़ान से जो सेहत कार्ड था, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं पेशावर के या एबटाबाद के या दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सेहत कार्ड से जो इलाज मुआलजे की सहूलियात थी वो बहाल हो चुकी है। एक तो ये हुआ। सेकंडली रमज़ान में आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मज़दूरी वग़ैरह करते हैं और फिर उनके लिए अफ्तारी वग़ैरह का, तो जो पनाहगाहें इन्होंने बनाई थी और उन्होंने पीडीएम ने या फिर जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई उन्होंने बंद की थी, वो फिर से रमज़ान से 1 दिन पहले उसके लिए इंतज़ामात किए, इक़दामात उठाए और वो जो स्टाफ वग़ैरह था वापस उसको ले आए। तो अब अफ्तारी भी, सहरी भी और बाकायदा जो मिनिस्टर हैं एक सोशल समाजी बहबूद की जो खातून है मशाल यूसुफजई, एक वो दौरे कर रही हैं, एक ज़ाहिर शाह है ज़ाहिर शाह तूरू ग़ालिबन उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो चूँकि मिनिस्टर फॉर फूड है, तो वो भी पेशावर, मर्दान और दीगर सवाबी वग़ैरह में ये जो पनाहगाहें हैं जहाँ पे मुसाफिर लोग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा माली लिहाज से कमज़ोर लोग हैं, वो जाके वहाँ पे अफ्तारी भी कर सकते हैं, सहरी के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ उन पनाहगाहों में वो क़ियाम भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल लाना या फिर किसी काम, ज़रूरी काम के सिलसिले में पेशावर लोग आते हैं, फिर उनके पास रिहाइश के लिए जगह नहीं होती और अगर है तो वो एक्सपेंसिव है, मतलब वो 1000-2000 रुपए में होटल में कमरा लेना। तो उसकी बजाय वो पनाहगाह में उन्होंने ये जो इंतज़ामात हैं, वो बहाल की हैं। ये 2 चीज़ें जो उनकी हैं और सबसे बढ़कर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने मुलाकात की, एक ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं उसे कि जो कुछ अली अमीन गंडापुर के बारे में एक तअस्सुर है, बल्कि ये पूछा भी था हमने कि आपका जो एग्रेसिव स्टाइल है, उसने कहा यार आप मेरे हल्के में जाएँ, आप ज़रा पूछें वहाँ पे कि मैं किस तरह डील करता हूँ लोगों को और यही वजह है कि लोग मुसलसल मुझे। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है इसने वेलकम किया न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लोगों ने बल्कि जो संजीदा किस्म के सियासतदान हैं उन्होंने वेलकम किया। ज़रा इसकी जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ होंगी हम ज़रा उसकी तरफ भी आएंगे और फिर ख़ास तौर पे इन्होंने जो मुकदमात के हवाले से और 9 मई के हवाले से बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था उस पर भी हम बात करेंगे और फिर उमर दराज आपसे भी ज़रा जो एजेंडा था PMLN का और अभी जो तरजीहात प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं उसके ऊपर हम बात ज़रा करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ